किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना है, सब्जेक्टिव के टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव के टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको शकुंतला मैम बताएंगे अभी। तो मैं शकुंतला मैम का स्वागत करता हूं कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। धन्यवाद मैम। थैंक यू अमित जी। सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली नमस्ते मैडम। ओके, नमस्कार। I will actually I can speak little bit Hindi and also in between English also. Please bear with me. So my topic is introduction to item types, like objective and subjective type. वो कैसे हम ऑब्जेक्टिव उस टाइप को यूज करके प्रश्न बनाएंगे वो देखेंगे आज। So before enter into the actual topic, let us see what is evaluation. अभी तक तो means all the experts would have told regarding the evaluation, what is मूल्यांकन and what is assessment. So you would have know all the definitions. And with reference to my topic, it is required because hello. मूल्यांकन, evaluation means मूल्यांकन मैडम। हेलो हेलो आता है? Yes ma'am, your voice is clear. Okay. Evaluation means मूल्यांकन है। मूल्यांकन means we can say that it is one kind of systematic process, that is व्यवस्थित प्रक्रिया है। अगर हम किसी भी चीज का निर्णय लेना चाह रहे हैं तो एक प्रोसेस चाहिए। So evaluation is the process of making value judgment. किसी भी चीज मीन्स यार हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोसेस प्रक्रिया को कह सकते हैं, और प्रदर्शन, उपलब्धि, क्लासरूम में छात्र ने कितना उपलब्धि किए हैं और उनका पूर्ण विकास कैसे है, एंड उसके बारे में निर्णय लेने के लिए ये प्रक्रिया है। वो निर्णय लेने के लिए हमको क्या चाहिए, वो सम इंफॉर्मेशन चाहिए। सो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो हम कलेक्ट करने के लिए कुछ साधना चाहिए होता है। एंड दिस इज दैट ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव all-round growth, to check the overall comprehensive all-round growth of the student and give the according value judgment is called evaluation. And this is with in general, and with reference to education, it is a systematic process of determining the extent to which the predetermined objectives are achieved. पहले ही हम उद्देश्यों को लिस्ट किया जाता है, वो उद्देश्य पूर्ण किया है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इवैल्यूएशन। एंड नेक्स्ट, तो उस प्रोसेस में निर्णय लेने के लिए हमको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। सो पूर्ण इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ साधना चाहिए, साधन चाहिए। एंड साधन वही है, टेस्ट कहला जाता है। थ्रू टेस्ट वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। कितना उनको क्लासरूम में कितना हम whatever we have taught in the classroom, whether they know that or whether they acquired that, to see that we need to get some information. To get information we need test. इधर टेस्ट को क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। क्यों टू कलेक्ट, उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक प्रक्रिया है। ये इवैल्यूएशन के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है, टेस्ट इधर वैल्यू जजमेंट देने के लिए। एंड बेसिकली परीक्षण को साधन कहला जाता है। वो जस्ट हम क्वेश्चन आइटम बिल्डअप करके एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया तो द टेस्ट इन इटसेल्फ ऐसे ही वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक टूल हो जाता है। जब वो टूल
रहेगा उस टूल को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करेंगे। लाइक अगर हम टेस्ट पेपर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें हम मार्क्स सब कुछ लिखते हैं ना, प्रति प्रश्न को अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, वो विषय वस्तु के अनुसार हम मार्क्स देते जाते हैं। सो वो मार्क्स वही है न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करने का ये। एंड जब मार्क्स असाइन कर देते हैं तब वो मेजरमेंट के लिए लायक बन जाता है। सो सिस्टमैटिकली वी कैन इवैल्यूएट, मूल्यांकन करने के लिए बहुत अच्छा ये हो जाता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सिस्टमैटिकली एक स्केल बन जाता है। सो वो टेस्ट हम ऐसे ही नहीं कर सकते, हम इवैल्यूएशन ऐसे ही नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए? सो इवैल्यूएशन मूल्यांकन में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस चीजों को हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं या एस्पेक्ट्स, ये इवैल्यूएशन का एक भाग, प्रतिभागी है ऐसे भी कह सकते हैं। दैट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इन हिंदी, बट इट इज सब कंपोनेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन वी कैन से। एंड वो 3 चीज है। पहला, जो भी चीज हम करने जाते हैं तो पहले हम उद्देश्य को निर्णय करते हैं। बेस्ड ऑन दी उद्देश्य वी कैन सेलेक्ट दी कंटेंट, अंतर वस्तु या विषय वस्तु। तो उद्देश्य जब डिसाइड होगा तब भी हमको क्या कंटेंट, क्या विषय वस्तु उसमें डालना है वो हमको पता चलता है। देन जब उद्देश्य डिसाइड होने के बाद कंटेंट को डिसाइड करेंगे। देन कंटेंट को डिसाइड करने के बाद ही हमको कौन सा कंटेंट को कैसा तरीके से हम जांच करेंगे, कौन सा प्रविधि यूज करेंगे, वो कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद ही, विषय वस्तु सेलेक्ट करने के बाद ही हमको निर्णय लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, हम भाषा को जांच करना, भाषा का कॉम्पिटेंस कितना है, वो छात्र का भाषा में, उनका भाषा में कॉम्पिटेंस कितना है वो जांच करने के लिए अगर हमारा उद्देश्य है तो पहला हमारा उद्देश्य है उनका लैंग्वेज का, उनका भाषा का जांच करनी है। देन वो विषय वस्तु क्या हो जाता है, वो विषय वस्तु हम भाषा का सब कंपोनेंट्स है उसी से लेना पड़ता है। वो भाषा का सब कंपोनेंट्स, व्हाट आई मीन इज दैट उनका एक भाषा का फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होगा या मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होगा या सिंटैक्टिक एस्पेक्ट्स या सिमेंटिक एस्पेक्ट्स, उस सभी को मन में रख के हमको जांच करना पड़ता है विथ इन एडिशन टू द स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। सो वो सभी ऑल द थिंग्स विल बिकम विषय वस्तु फॉर द टेस्टिंग। सो एक अगर वोकैबुलरी टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या मेथड यूज करना है, अगर वेदर स्टूडेंट का राइटिंग स्किल को टेस्ट करना है तो क्या मेथड यूज करना है, वो सब निर्णय करता है कंटेंट। कंटेंट जब निर्णय हो जाएगा तो मेथड भी हम निर्णय कर सकते हैं। इसको हम आम इसमें क्या बोलेंगे, क्यों करना है, इवैल्यूएशन क्यों करना है, एंड क्यों के बाद उसमें क्या जाना है, वो जांचने के लिए क्या उसमें जाना है उसको रेडी करना है। देन आफ्टर दैट वी कैन से दैट कैसे उसको करना है, कैसे मीन्स हाउ वी कैन गो अबाउट दैट विषय वस्तु क्या हमको मालूम है, कैसे करना, क्यों करना है मालूम है, क्या करना है मालूम है, एंड कैसे करना है मालूम है। देन आफ्टर दैट वी कैन से दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट इजीली टेस्ट। वो टेस्ट यहाँ इवैल्यूएशन इसमें एक टूल, एक साधना कहलाया जाता है। थ्रू द टेस्ट ओनली वी कैन कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होता है वो टेस्ट के द्वारा हम कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सो यहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं टेस्ट का। आई थिंक टेस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक यूनिट्स चाहिए। यूनिट मीन्स प्रति विषय वस्तु से क्या हम जांच करना चाह रहे हैं, उस विषय वस्तु से
प्रति क्वेश्चन आइटम लिखना है, प्रश्न लिखना है, एक एक प्रश्न एक एक कंटेंट से हम लिखना होता है उसको। सीरीज ऑफ क्वेश्चन आइटम्स रहता है टेस्ट में। सो ओवरऑल इफ यू सी overall the internal structure of the test, we can see that the series of questions drawn from different content विषय वस्तु, different विषय वस्तु के अनुसार जो objectives वो decide, whatever the objective we have decided for that particular level, उस objectives के हिसाब से हम क्वेश्चन आइटम्स लिखते हैं। सो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन आइटम है। सो वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन आइटम्स लिखने के लिए क्या चाहिए, सम मेथड चाहिए। सो मेथड्स उसी के लिए बोलते हैं वी हैव सेवरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है। सो उस मेथड्स के अंदर जाने से पहले हम व्हाट इज आइटम एंड व्हाट इज क्वेश्चन वी कैन सी। प्रश्न पद एंड प्रश्न, इसमें क्या डिफरेंस है, अंतर है। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा अंतर नहीं है। ओनली थिंग इज खाली हम प्रश्न बोलेंगे तो उसका साथ प्रश्न का चिन्ह भी चिन्ह रहता है। देन स्टेटमेंट की तरह जो एक्शन वर्ब्स यूज करके जो सेंटेंस स्टेटमेंट देके हम प्रश्न पूछेंगे तो उसको आइटम कहलाया जाता है। इन NTS व्हाट वी हैव डन इज, सो दोनों भी मिक्सड में यूज होता है। आई थिंक इन ऑब्जेक्टिव टाइप वी कैन से प्रश्न पद है, मोस्टली प्रश्न पद इज यूज्ड, एंड इन द सब्जेक्टिव टाइप मोस्टली द प्रश्न इज यूज्ड। सो बोथ पुट टुगेदर वी हैव कॉइन्ड द क्वेश्चन आइटम। एंड अगर ये क्वेश्चन लिखने से पहले हमको ये याद रखना चाहिए, सो व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन आइटम फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर दैट अकॉर्डिंग टू लैडो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि एक स्मॉल क्वेश्चन आइटम भी एक टेस्ट के रूप में दिया जा सकता है। एंड एक टेस्ट में एटलीस्ट एक प्रश्न रहना चाहिए, एंड एक प्रश्न में एटलीस्ट एक समस्या रहना चाहिए। वो है रेस्पॉन्स देने के लिए एक स्टिमुलस चाहिए। वो स्टिमुलस सब कैसे लेना है एंड क्या क्या टाइप्स, आई थिंक क्या क्या प्रकार है आइटम क्वेश्चन आइटम्स में, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। सो पहले एज कंसिडर्ड टू द टाइप्स ऑफ टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट अगर हम जाएंगे तो बहुत सारा टेस्ट है। वो बहुत सारा टेस्ट के लिए बहुत सारा जो प्रश्न लिखने का तरीका भी है। बट इन NTS वी हैव फ्रेम 10 टाइप्स ऑफ 10 प्रकार का प्रश्न लिखने का तरीकों को हम लिस्ट किए गए हैं। मीन्स माई हिंदी इज नॉट गुड, प्लीज बियर विथ मी। सो वट एवर आई वॉन्ट टू कन्वे आई ट्राई टू कन्वे इन हिंदी, सॉरी, bear with me। and वो 10 प्रकार का क्वेश्चन आइटम्स हमने ये किया है फॉर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। वो क्लासरूम में छात्र ने कितना मीन्स उनका एबिलिटी कितना है, उनका नॉलेज कितना है, जो हमने सिखाया है सिखाए हैं वो सीखे हैं कि नहीं, वो जांच करने के लिए दैट इज कॉल्ड, वो एक सिलेबस के अनुसार, एक लेवल के अनुसार हम अगर जांच करेंगे तो दैट इज फॉर अचीवमेंट के लिए। सो फॉर दैट अचीवमेंट टेस्ट वी हैव different types of question items. Under that we have classified 2 categories. One is objective category and another one is subjective category. ये किस basis पे objective subjective कहलाता है? It means that जब मूल्यांकन करेंगे तो ये बहुत objective है इसमें, and subject इसमें तो बहुत subjective है, व्यक्तित्व है, ये वस्तुनिष्ठ है। बिकॉज इन ऑब्जेक्टिव टाइप में जो दिया गया है उसमें से उनको चुनना पड़ता है। ओनली दे हैव टू सेलेक्ट द आइटम, सेलेक्ट द आंसर, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर द examiner that to decide या to give the value judgment over their writing.
इधर जो मूल्यांकन करते हैं उनको निर्णय लेने का कोई ये नहीं रहता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में। जितना वो अगर छात्र ने सही लिखा है, that answer is correct, then he has to select the he has to give the पूरा मार्क देना पड़ता है। अगर सब्जेक्टिव हम कहला जाए, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर मूड, उनका मूड कैसा होगा उनके हिसाब से वो मार्क देने का ये होता है। एंड सब्जेक्टिव में अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं है, मार्क्स कम भी हो सकता है। उधर एग्जामिनर का पार्ट, मूल्यांकन जो करते हैं उनका पार्ट ज्यादा होता है कि उनको निर्णय देना पड़ता है कि जिस पॉइंट के लिए कितना मार्क्स देना है या पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए कितना मार्क्स देना है, उनको निर्णय लेना पड़ता है। एंड दिस ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, इस दोनों को और 3 नाम से भी पुकारा जा, it is called as that we can say that selection type। when objective type को selection type भी कह सकते हैं, एंड सब्जेक्टिव टाइप को सप्लाई टाइप को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस नॉट क्वेश्चन, आंसर्स को सेलेक्ट करते हैं। हियर इन सब्जेक्टिव आंसर्स को छात्र ने सप्लाई करते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड रेस्पॉन्स एंड फ्री रेस्पॉन्स। in objective type is called fixed response because the answer is already fixed। वो आंसर ऑलरेडी दिया गया है, उसमें विद इन ऑप्शंस उनको छात्र को उसको निकालना पड़ेगा। सो इसीलिए वो फिक्स्ड है, इसमें सोचने का कोई ये नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग का कोई वे नहीं है इसमें। एंड सब्जेक्टिव में he can write his views freely and whatever he felt he can write। if he don't know answer also he can give some other thing, so it depends on the person who write the answer in subjective type, so that it is called free response, it is called fixed response, and also we can say close ended and open ended। यहाँ तो एक फ्रेम में रहता है कि इस फ्रेम से ही उनको सेलेक्ट करना पड़ता है, उनका वे क्लोज हो जाता है, उनका जो फीलिंग्स को लाने का ये क्लोज हो जाता है छात्र को। ओनली दे हैव टू सेलेक्ट। एंड इन सब्जेक्टिव टाइप में उनको फीलिंग, उनका उस टॉपिक के बारे में क्या क्या फीलिंग है, वो सब क्या क्या उनको मालूम है, वो सब उनको लिख सकते हैं। इफेक्टिवली भी लिख सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, उनका ऊपर है, वो इंडिविजुअल का ऊपर है कि कैसा वो इफेक्टिवली वो प्रश्न को अटेंड करेगा। सो ये है बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स इट इज ऑलवेज सिलेक्शन टाइप एंड सब्जेक्टिव मीन्स इट इज ऑलवेज सप्लाई टाइप। ये आंसर्स को सेलेक्ट करता है जो दिया गया हुआ आंसर्स में, एंड सब्जेक्टिव में वो छात्र ने सप्लाई करता है। मीन्स so these are all the two varieties. Now we can see that in the next slide what are all the types in the objective and what are all the types in the subjective type. So first objective type means we know it requires the student to select correct response from the alternative or match or to rearrange the given material। इसमें क्या है, छात्र को ऑलरेडी आंसर्स दिया जाता है, उस ऑल्टरनेटिव्स में, वो ऑप्शंस में, विकल्पों में उनको चुनना पड़ता है। एंड सम इन अदर वे आल्सो दे हैव टू मैच द थिंग विथ अदर थिंग, एंड मरजोड़न करने का तरीका भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। एंड यहाँ उत्तर ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है, एंड दे हैव टू सेलेक्ट द चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ तो उनको निर्णय लेने का कोई पार्ट नहीं रहता है एग्जामिनर को, क्योंकि अगर पूरा अगर प्रश्न करेक्ट है तो पूरा मार्क्स देना है। एंड यहाँ वो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन बहुत इजी होता है एंड लेस टाइम कंज्यूम्स इन स्कोरिंग।
वो क्या है, इवैल्यूएशन का टाइम बहुत कम लेता है एंड स्कोरिंग भी बहुत इजी है, कोई निर्णय लेने का ये नहीं रहता है, कोई यू कैन गेट द स्कोरिंग इजीली if the student write the correct answer, then he will get the full marks in objective type. And in objective question items, we have 5 types of question items. You please note down this along with the acronyms that I have given in the brackets. That constant alternative means CA, because while inputting the question item, you have to identify them from these acronyms. And constant alternative means niyat vikalp hai, only this or that. In that way, this question will be there. And multiple choice, that is bahu vikalpiya prashna. Here the alternatives are more. In constant alternative, only 2 alternatives, this or that, like that. And in multiple choice, it is more than 4 or 5 something alternatives will be there. And multiple facet means bahu mukhya prashna hai, and rearrangement punar vinyas prashna hai, and matching type milan prashna hai. Matching type, as you are all teachers and experienced teachers, you would have used all these kinds of test items in the classroom while administering the test to the students. So इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई ये नहीं होगा. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी, आप सभी लोगों को ये सब पता होगा कि कैसे टेस्ट को अभी दिस टेस्ट आइटम्स को आप क्लासरूम में यूज किए होंगे. तो हम थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेंगे आगे. एंड पहला हम देखेंगे कि कांस्टेंट अल्टरनेटिव. Constant alternative means, as I told earlier, that it is like this or that. Whether it requires the examinee to choose the right answer from 2 given alternatives. इसमें 2 ही विकल्प रहेगा, and वो दो विकल्प में एक आंसर को उनको छात्र को चुनना है. It can take variety of forms. इसका फॉर्मेट variety होगा, like that I have given in the Marathi, that हो या नहीं, सत्य या असत्य, ऐसे इस फॉर्मेट में आएगा. And measure the ability to identify whether statements of fact are accurate or not. इसमें एक स्टेटमेंट रहेगा, उस स्टेटमेंट सही है कि नहीं, सत्य है कि असत्य, वो आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट को. जनरली मेजर्स द रिकॉल ऑफ फैक्चुअल नॉलेज. इसका टेस्ट होगा, इसका ओनली नॉलेज एबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं. लाइक किसी हाथर का नाम पता है कि नहीं, किसी इवेंट का समय पता है कि नहीं, और कुछ इम्पोर्टेंट डेट उनको पता है कि नहीं, और व्याख्यान, किसी टेक्निकल टर्म्स का व्याख्यान उनको पता है कि नहीं. ऐसे वो रिकॉल करके लिखने का, रिमेम्बरिंग को यहाँ इस तरह का दैट आइटम टाइप में चेक किया जाता है. एंड नेक्स्ट दैट इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा देखेंगे. एंड कंस्ट्रक्शन तो ऐसे है, तो गिव द इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी फॉलोड बाय द स्टेटमेंट और आइडिया. पहला हम छात्र को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, निर्देश, क्लियर निर्देश देना पड़ेगा छात्र को. एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन मीन्स उनका लेवल के अनुसार देना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, वैसा लैंग्वेज नहीं यूज करना है. क्लियर उनको पता चलना है क्या छात्र को वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद वो क्या करना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए, वैसे हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. एंड देन एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट को या स्टेटमेंट को या एक आइडिया देना पड़ेगा. जब हम आइडिया एक देंगे, उस आइडिया सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए, क्योंकि समटाइम एम्बिगुअस सेंटेंसेस यूज करने से वो दोनों आंसर्स भी सही हो जाता है. उस तरह का स्टेटमेंट हमको चुनना नहीं चाहिए. एंड जो स्टेटमेंट हम चुनेंगे उसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, दैट इज सार्वत्रिक होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट होना चाहिए.
दैट मीन्स दैट एक स्टेटमेंट दे दिया तो उस स्टेटमेंट को हम भी एक्सेप्ट करना चाहिए, आप भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और all the people who ever read that statement they have to accept that truth and actual truth होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए। अगर सत्य है तो सभी लोग को वो सत्य मानना चाहिए, एंड अगर असत्य होगा तो सबको वो असत्य मानना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट को हमें चूज करना है, एंड टेक्स्ट बुक से ऐसे ही अडॉप्ट करने का इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही स्टेटमेंट हम ऐसे ही पुट अप करेंगे तो वही इजी क्वेश्चन बन जाता है। वी हैव टू सी दैट वो इंफॉर्मेशन को लेना है, वो इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में पुट अप करके वो स्टेटमेंट के रूप में हम वहां देना चाहिए। एंड यहाँ तो सरल वाक्यों का प्रयोग करना है, लाइक सिंपल सेंटेंसेस को यूज करना है। जो छात्र को, स्टूडेंट्स को जो ना अंडरस्टैंड नहीं होगा उस तरीके सा मीन्स उस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को नहीं चुनना चाहिए। उसके बारे में स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के बाद दो ऑल्टरनेटिव्स देना चाहिए, वो है कि yes or no, it is true or false, or agree or disagree. But here in achievement test we cannot use agree or disagree. We have to use only yes or no, or true or false, whether whatever the statement given is right or wrong, or true or false, or yes or no, that kind of thing we have to use. Then one example I have given in English, and I try to give in Marathi also, but I don't know. Choose the correct response from the given alternative. That is the clear instruction to the student. वो choose the correct response from the given alternatives, वो instruction है, निर्देश है छात्र के लिए। And do you know that this is the statement? Do you know how to type? Is the correct interrogative sentence. It is a statement. इसको STEM भी कहला जाता है। And उसके आगे दो विकल्प होता है, one yes और one no. अगर आंसर yes है तो yes लिखना है, अगर आंसर no है तो no लिखना है। इधर ये करेक्ट रेस्पॉन्स है, yes है, सो ये इसको करेक्ट रेस्पॉन्स बोलते हैं इन टेक्निकल टर्म्स में। एंड नेक्स्ट एग्जांपल दैट state whether the given statement is true or false. That is Jayant Narlikar is one of the modern writers of Marathi language. It is also yes, I think. And Vishnu Sakaram Khandekar was received Jnanapith Award during the year 1977. Here I wanted to say one thing. So here the statement is in affirmative form, and but the answer is false. So if we want to give the answer false, we have to give the affirmative sentence. We have to use the affirmative sentence and avoid using the negative sentence. जैसे कि that Vishnu Sakaram Khandekar was received. He didn't receive the Jnanapith Award during the year, like that we cannot use. We have to use only the affirmative sentence positively. That is affirmative sentence only we have to use. उसको negative का use करने का avoid करना चाहिए while giving statements. He actually has received in 1974, I think. So that this question is false. And another I have given in the Marathi, but I don't know how to read. So you people can read this and can understand. I think that some word is given, and for that word meaning has been given, and here first instruction state whether given statement is true or false, and here statement has been given whether that statement is right or wrong, satya or asatya they have to say. Here language, this is one kind of language testing, meaning को जांच किया जा रहा है इधर, whether that particular word का meaning पता है कि नहीं, वो जांच करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है।
And the next question we can see that it is antonym, whether you know the antonym of a particular word that has been given in Marathi, that is बागायात हया शब्दाच्या विरुद्धार्थ समाजक होते. That is, here the answer is that statement is wrong, so it is asatya, that we have to use only the positive affirmative sentence. We cannot say that that is ये विरुद्धार्थक नहीं है, ऐसा यूज नहीं कर सकते sentence. And here satya asatya, and two options. From that two options student has to select one correct answer. I think this is you all would have understood. Next type we can say that multiple choice, same as whatever we stated in the constant alternative. Same rules can be applied here also. Only thing is here we have to give 4 options, and 4 options, 1 correct answers will be there. So it as इसमें 2 पार्ट होगा, एक पार्ट का स्टेम कहलाया जाएगा एंड दूसरा पार्ट है ऑप्शंस कहलाया जाएगा. एंड पहला स्टूडेंट्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन निर्देश देना पड़ेगा. स्टूडेंट छात्र क्या करना चाहिए, उनका निर्देशक ठीक रहना चाहिए. Then we have to give question item actual question. Actual question के नीचे पहला हमको वो स्टेम जो देते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह WH क्वेश्चंस भी हो सकता है, या इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, या स्टेटमेंट भी हो सकता है. उस तरह का सा स्टेटमेंट सेलेक्ट करना चाहिए. Then and after that we have to give the options. And before giving the distractors, we have to select the correct answer. And the correct answer क्या फॉर्म में है, उसी फॉर्म को मन में रख के हमको डिस्ट्रैक्टर को लिखना पड़ेगा. अगर if we want to ask some author name, बुक का जो बुक का author name क्या है उसके बारे में हम जांच करना चाहिए, तो उस author name we have to select the correct answer. Then after that वो author the other distractor should be only names of the authors only, and other तीनों options should be name of the author होना चाहिए, and वो author भी कैसे होना चाहिए, समकालीन का वो author में होना चाहिए. ये नहीं कि मॉडर्न राइटर का नाम आप पूछ लिया और प्राचीन राइटर का नाम यहाँ डिस्ट्रैक्टर्स में दे दिया, वो नहीं हो सकता है. Only we have to give the contemporary author names, and also we cannot give some other language authors from some other language, yeah, some other field in the same language. So we cannot give only the same text. अगर वो novel writer है, whatever you have asked, novel writer का नाम आप पूछेंगे तो वो सभी लोग novel writer ही रहना चाहिए, and they should means same समकालीन authors होना चाहिए. So ऐसे हम प्रश्न बनाना है, वो options को बना. पहला हमको answers को निर्णय करना है. We have to select the correct key answer. Then according to the key answer we have to decide the distractors. Distractors बनाने वक्त बहुत cautious रहना चाहिए कि वो some clues ना रह जाए उसमें. So उसको कंस्ट्रक्ट करने वक्त हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है. एंड ये इस टाइप का क्वेश्चंस को हम सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस भी कहला जाता है. एंड कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वो हमने बता दिया कि ऑल्टरनेटिव जब हम डिस्ट्रैक्टर्स या विकल्पों को लिखते हैं तब ऑल्टरनेटिव्स वहाँ 4 ऑप्शन है तो ओनली 1 करेक्ट आंसर रहना चाहिए, and other 3 becomes distractors to the students. And उसमें ये की आंसर होना चाहिए, ये नहीं ambiguously दोनों भी करेक्ट आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए. The STEM में भी डायरेक्ट क्वेश्चन वो it may be आप WH क्वेश्चन W what क्या
कौन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंड इनकम्प्लीट स्टेटमेंट देके वो कंप्लीट करने के लिए भी कह सकते हैं, वो बाय सेलेक्टिंग चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एंड जब हम डिस्ट्रक्टर देंगे तो उनका फॉर्म, उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है वो भी मन में रख के कहना है। एंड उनका रूप, अगर आंसर का रूप है वर्ब, देन डिस्ट्रक्टर का रूप भी वर्ब ही होना चाहिए। एंड आंसर का रूप होगा तो नाउन फॉर्म में है, नाम वो नाउन फॉर्म में है, देन द डिस्ट्रक्टर शुड आल्सो बी इन द नाउन फॉर्म। एंड आप सेंटेंस के फॉर्म में आपका आंसर होगा, देन ऑप्शंस भी सेंटेंस के फॉर्म में ही रहना चाहिए। वही द लेंथ एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द करेक्ट आंसर शुड नॉट मेक देम क्लू फॉर देम टू द स्टूडेंट्स। ये कम दे दिया करेक्ट आंसर को एंड सेंटेंसेस में डिस्ट्रक्टर्स दे दिया तो वो इजीली फाइंड आउट एक क्लू बन जाता है। इसीलिए वो स्टेटमेंट है, द लेंथ एंड प्रिसिशन ऑफ द करेक्ट आंसर शुड नॉट प्रोवाइड ए क्लू। एंड एक एग्जांपल देखेंगे उसमें, ईयर आंसर टू द क्वेश्चन। पहले हमको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा छात्र को, and after that what they have to do, and after that which of the following 4 words is correctly spelled. Here that 4 options has been given, and among the 4 options one is the correct answer, that is A is the correct answer, and बाकी 3 को distractor कहला जाता है। and उस distractor to match with that answer key, it should be matched with that answer key in the form रूप हो या संरचना हो, सभी इसमें उत्तर से मीन्स इट शुड नियर टू द आंसर। एंड another Marathi example I have given here, that meaning, some idiomatic meaning ये करने के लिए दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शंस है। सो उसमें से हमको correct option उस नाक कापने मीन्स व्हाट इज द idiomatic meaning of नाक कापने, उसका मीनिंग उनको चुनना पड़ता है। इसमें 4 ऑप्शन में, इसमें ये करेक्ट आंसर है, बाकी 3 है डिस्ट्रैक्टर्स है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ ये भी एक लैंग्वेज जांचने का क्वेश्चन है। लाइक वन सेंटेंस हैज बीन गिवन, उसमें 1 पार्ट हैज बीन टेकन एंड फॉर्मल ग्रामर चेक किया जा रहा है इधर। वो उसका फॉर्मल ग्रामर क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड का ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है वो चेक किया जा रहा है इधर। दैट इज वेदर इट इज सामान्य नाम है या विशेष नाम है या भाववाचक नाम है या श्रिव नाम है। Was whether that particular that is what kind of noun it is, ऐसे that formal grammar of the particular word has been tested here. And another third type is multiple facet item, and multiple facet means here all the I think previously whatever I told for the multiple choice, that rules has to be followed while writing the question items. इसमें only difference is that one super stem will be there. इसमें 2 stem होगा, 1 super stem है, 1 stem होगा। And here super stem means, what I mean is that paragraph, it may be a paragraph, it may be a poem, it may be a that dialogues, it may be a dramatic drama like that. So by giving that super stem, so with reference to that paragraph, we have to construct 3 or 4 or 5 how many that possible multiple choice question below that paragraph. So it is a combination of multiple choice items, so that it has been told as it is a combination of multiple choice items wherein paragraph के अनुसार पैराग्राफ के नीचे उसका अनुसार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनना चाहिए।
इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि अगर हम कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन है तो ऑल द क्वेश्चंस वी कैन आस्क, लाइक सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एंड ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पैराग्राफ के नीचे, बट since it is coming under the objective type of question, we have to use only the multiple choice item below the, we have to ask multiple choice questions, and इसका यूसेज में भी यूज फॉर टेस्टिंग डिफरेंट एबिलिटी थ्रू, एक ही क्वेश्चन आइटम में हम क्षमता डिफरेंट क्षमता को हम परीक्षण कर सकते हैं इसमें, and particularly useful for testing higher intellectual ability. Also we can test in objective type में only lower ability skills को ही जांच करने के लिए possible है, but by using multiple facet item we can use higher some of the higher intellectual abilities also we can test, we can परीक्षण दे सकते हैं, means किया जा सकता है, and can be used to test various aspects of learner both at the सेम टाइम। एक ही प्रश्न में बहुत सारा क्षमताओं को, दैट बहुत सारे एबिलिटीज को हम जांच कर सकते हैं, लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम ऑफ द पैराग्राफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट inferencing ability is there or not, vocabulary is understood the vocabulary or not. So like that we can ask, we can that test different abilities of the student in a one question item, and उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा हम देखेंगे। एक पैराग्राफ होगा या एक स्टोरी होगी, या डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उनका स्टूडेंट का लेवल कैसा है उनके अनुसार हम पैराग्राफ को चुनना चाहिए। एंड दिस इज सिंपल स्टोरी, I think that the king's story, that who is fond of dresses, so all might know this story. So below that so many questions, that four or five questions we have to ask, that each question has to test different ability. ये नहीं कि एक पैराग्राफ दे दिया, एक ही तरह का प्रश्न पूछ दिया तो वो मल्टीपल फैसेट नहीं हो सकता है, एक पैराग्राफ भी डिफरेंट होना चाहिए, एंड जो बिलो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो भी डिफरेंट स्किल्स को टेस्ट करना चाहिए। लाइक यहाँ मेन आइडिया क्वेश्चन है कि वो मेन उनका थीम से या कोई उस स्टोरी का थीम से पूछा जा सकता है, दैट मेन आइडिया क्वेश्चंस डायरेक्टली। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स whatever the available given in that text, that paragraph, उस पैराग्राफ में हम डायरेक्टली जो टेक्स्ट दिया गया है डायरेक्टली उस टेक्स्ट के अनुसार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो एक तरीका हो गया। एंड देन वी कैन कॉज दे के इफेक्ट को पूछ सकते हैं, एंड किसी टेक्निकल टर्म्स का मीनिंग भी पूछ सकते हैं, लाइक वोकैबुलरी क्वेश्चन में। सो लाइक दिस डिफरेंट एबिलिटीज को जांच करने का ये रखना चाहिए while constructing the multiple facet item. Otherwise अगर आपको एक ही तरह का स्किल्स आपको जांच करना है तो डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ही हम पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में आप वैरायटी ऑफ स्किल्स को आप जांच करेंगे तो मल्टीपल फैसेट का क्वेश्चंस का यूसेज ज्यादा सूक्त रहेगा। एंड इसके नीचे only we have to ask, all the questions should be multiple choice question, बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही प्रश्न ही पूछना चाहिए। एंड बहुविकल्प प्रश्न अगर उस पैराग्राफ के अनुसार अगर हम 4 ऑप्शन नहीं दे सकते हैं तो 3 ही ऑप्शन देकर हम वैसे भी पूछ सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द ऑप्शंस 4, so we have, depending on the paragraph, we can give 3 options also in the particular question, that बहुविकल्पीय क्वेश्चन का 3 options भी दे सकते हैं। And this is one Marathi paragraph I have taken from our proficiency book, and this is written by that Acharya Vinoba Bhave का उनका एक पैराग्राफ है। सो उस पैराग्राफ के अनुसार वो उनको पढ़ने के बाद, वो अंडरस्टैंड करने के बाद
we can give the series of questions. वो क्या है उसमें अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो जाता है, उनका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी चेक हो जाता है छात्र का. Then so I have given 4 questions here. One is directly main idea question, उनका theme का बारे में एक question है, and sequence question, that is from the text I have taken one question. Like ये अगर उस पैराग्राफ में कोई ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस हो या कोई year of thing that anything is available, that kind of questions comes in the sequence question. And type, any types if we have given according to that paragraph, what is the sequence of that types, that can also we can ask here in sequence question. And like cause and effect, cause अगर देंगे तो उनको effect को जांच करना पड़ेगा, that is reasoning kind of thing. And also vocabulary question, कोई इसका technical terms का meaning का पता करना है इधर vocabulary question में. So like that different skills को जांच करने तरह questions को construct करना चाहिए. Then after multiple facet we have rearrangement, that is पुनर्विन्यास प्रश्न है. ये ज्यादा बोलने का ये नहीं होगा क्योंकि ये दिस इज वेरी सिंपल. एपिसोड मैनर में जो भी हम थिंग्स देते हैं उसको रिक्वायर्ड इसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर करना है, दैट सीक्वेंस करना है, जो डिसअरेंज पार्ट्स को अरेंज करना है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आइटम में this type several maybe it may be sentence, it may be a sequence of information या sequence of कोई जर्नर में अगर कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस जर्नर के अनुसार ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अरेंज होगा वैसे भी हम पूछ सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लेवल, डिपेंडिंग ऑन द that level of the student, we can ask depending on the content. And also we can classify, we can ask them to classify the things. दो चीज को देके टू टाइप ऑफ कैटेगरीज का ये देके उनको कैटेगराइज भी करने के लिए बोल सकते हैं. वो भी रीअरेंजमेंट में भी आता है, एक वेरिएशन है वो. एंड हियर वी हैव टू गिव क्लियर इन ऑल द क्वेश्चंस. If I think after this class you are going to write the question items, they will give the question items for in each of the question type that I am delivering. That for each of the questions I have to write clear instruction to the examinee. छात्र को clear cut instructions देना चाहिए. Then after that he has to actual question item लिखना चाहिए. And in as regards rearrangement item, first we have to give the exam instruction to the examinee. Then we have to give the actual question item, like disarranged parts of anything. It may be a paragraph, it may be a sentence, it may be a event, it may be a words, or it may be any material from the any content. And while giving instructions, we have to mention one thing, that so what kind of material we have given, on what basis we have to rearrange the thing. उसको पुनर्विन्यास किस तरीके से करना है, कौन सा बेसिस पे करना है, वो क्लियरली हमको इंस्ट्रक्शंस में बताना चाहिए छात्र को. एंड जो भी हम आइटम्स देंगे वो ऑपोजिट मैनर होगा, एंड वो दिए हुए सीक्वेंस में उनको अरेंज करना पड़ेगा. एंड आस्क देम टू पुट इट इन रिक्वायर्ड सीक्वेंशियल ऑर्डर. सो while giving instruction should mention on which basis sequence is to be made. वो बहुत important है. Like in some questions I have seen that simply you arrange this following, like rearrange this following. So we should not give like that. We have to give some basis, whether it should be arranged in ascending order or descending order, in what kind of order is required. Order should be mentioned in the instruction. And this is one example, that rearrange the following set of words so as to form a correct sentence both in meaning and structure. So clear information is given here what they have to do, that they have to make the
by using these words, they have to construct one sentence with meaning and correct structure. So this kind of information we have to provide in the instruction. It will be very helpful for them also to do the thing correctly. And some kind of sequence of informations have been given in the episode manner, and according to the sequence they have to arrange the thing. Like here I have, so in Marathi I have given like classify the Marathi literary works into poetry and novel. Here in the following list I have given the novel and also poetry. So what are all the poetry and what are all the novel that they have to classify करके लिखना पड़ेगा. So this is one kind of rearrangement thing. And here some sequence of informations have been given, and that information has to be accordingly they have to arrange the same. While writing the rearrangement, we also, it may be constructed like by giving options like A, B, C, D. So but correct sequence को एक में रख के बाकी sequence को हम तीनों options में देख के हम options देख के भी पूछ सकते हैं और directly answer भी लिखने के लिए कह सकते हैं, like this. So arrange the following given sentences to get a meaningful sequence of information. जो भी sentences यहाँ दिया गया है वो episode manner पे दिया गया है, उसको सीक्वेंस के अनुसार जो इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए बहुत क्या इंफॉर्मेटिव रहेगा कि मीनिंगफुल रहेगा, उसके अनुसार इसको अरेंज करना है, रीअरेंज करना. इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं रीअरेंजमेंट आइटम में. And next is the matching item. Matching, you already know that. So right side premises will be there and response will be there. Premises में जो भी दिया गया है वो response में है कि नहीं वो मैच करके करेक्ट आंसर को लिखना चाहिए. वो premises क्या होना, इसमें दो तरीके का two types of matching item we can say. One is complex and one is simple and one is complex matching. सिंपल मैचिंग कुछ नहीं है कि दोनों तरफ से मीन्स टू कॉलम्स जो है ये भी कहते हैं वो टू कॉलम्स भी इक्वल रहेंगे तो वो सिंपल मैचिंग हो जाता है. देन जब राइट कॉलम इज मोर देन द लेफ्ट कॉलम तब वो कॉम्प्लेक्स मैचिंग बन जाता है. इधर अगर सिंपल मैचिंग हम सिंपल क्लासेस में दे सकते हैं, नॉट फॉर द हायर लेवल्स लाइक सेकेंडरी सब के लिए तो कॉम्प्लेक्स मैचिंग ही ठीक है. सिंपल मैचिंग ये है कि अगर इक्वल में रहेंगे तो तीन आंसर्स हमको पता है तो फोर्थ आंसर्स विल बी बोनस फॉर द स्टूडेंट. सो वी हैव टू सी दैट इन द राइट साइड शुड बी मोर देन द लेफ्ट साइड. एंड इंस्ट्रक्शन वही है, whatever I told for all the previous types, that instruction should be given clearly and number of responses should be more than the number of premises. वो क्या रखना चाहिए. and order of response should be natural. order of response भी naturally arrange करना चाहिए. and like I have given some examples like match the names of Marathi literary forms with their types, purposes, structure, like that. So depending on the level we can construct like this, like authors देके उनका बुक्स का नाम भी पूछ सकते हैं, मैच कर सकते हैं. एंड सम टेक्निकल टर्म्स को देके उनका मीनिंग क्या है वो भी ये कर सकते हैं. लिटरेरी टर्म्स का व्याख्यान क्या है वो भी मैच करने के लिए बोल सकते हैं. एंड पोयम देके उनका थीम क्या है वो भी पूछ सकते हैं ये हायर लेवल पे. एंड कोट्स फ्रॉम टेक्स्ट का कोट्स को देख के हम नेम ऑफ द स्कॉलर कौन बताया है ये कोट्स को, उसको हम वो भी मैच करने के लिए बोल सकते हैं. एंड वर्ड फॉर्म्स को देख के उनका सिनोनिम्स फॉर्म्स को या एंटोनिम्स फॉर्म्स को मैच करने के लिए बोल सकते हैं. लाइक वैराइटीज ऑफ फॉर्म्स दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट इन दिस टाइप ऑफ
क्वेश्चन आइटम। सो जो भी हम ये बात किए हैं अभी तक वो सब ओनली वी कैन टेस्ट दी रिकॉलिंग द थिंग्स व्हाट एवर वी लर्न इन द क्लासरूम, वो हम रिकॉल करके लिखने का ये होगा। एंड मेमोरी जो कितना उनको मालूम है कितना मालूम नहीं है वो जांचने के लिए ही हम ये इस टाइप का क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं। एंड ये while giving instruction एक so we one important point is there, while giving instructions we have to give the clear instruction, like simply we cannot give match the following like that, we cannot give. So match whatever we have given in the left side, whatever we have given in the right side, that should that topic that main topic should be given. Like I have given here, match the names of the Marathi literary forms with their types, purposes, structure, like that, and match the names of Marathi authors with their contributions, so that ये छात्र के लिए एक additional information होगा, like whatever given in the left side is the author names and whatever given in the right side is the contributions। जो बच्चा नहीं पढ़ के आया होगा उनको एक information होगा additional, वो उसमें भी वो कुछ सीखेगा, that this is authors and this is contributions, like that, this is technical terms and this is meaning, like that. They will learn something in the question also, from the question. And I have given one example, like this is the order and this is the pratisad, like response. Here word forms, ये सब word forms है LHS, and their antonyms have been given here in Marathi, and they have to match with the right side. So like this we can ask questions in the match the following, and that merits and demerits बाद में देखेंगे. And that is merits, only thing is what is the merits, that is it is very useful to test the lower level abilities and very easy to score, and like by using OMR sheet and all, we can that evaluation will be made very easy. Only it is more reliable and more objective. This is the merits. And demerits is to construct a good objective type item, the more time is required, बहुत समय चाहिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें सारा रूल्स फॉलो करके हमको बनाना पड़ता है. एंड गेसिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 50 to 20% होगा. वाइल कांस्टेंट ऑल्टरनेटिव हम जो यस और नो क्वेश्चन में तो उसमें गेसिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो 50% हो जाएगा. अगर स्टूडेंट विदाउट नोइंग एनीथिंग he simply puts the tick marks also, there is a chances of correct of that answer, that 50-50 chances are there for him to get marks. And in at the most object that multiple choice में 20% choice रहता है, that guessing probability. And इसमें higher order abilities को जांच करने का ये नहीं होता है. But by using multiple choice question we can use some of the analytical reasoning questions बना सकते हैं by applying our creative this thing. But only the, as far as achievement is concerned, only knowledge of specific terms, knowledge of specific information, and up to application level we can ask by using multiple choice question. That language skills का हम इसमें जांच नहीं कर सकते. Only how much he know the language that we can test, but how he is performing, his performance cannot be tested here. Skills का यहाँ टेस्ट जांच नहीं हो सकता है this type of इसमें. It will take more time to prepare reliable question. बहुत अच्छा reliable questions को prepare करने में बहुत समय लगता है. And multiple choice में less marks लेने का बहुत chances होता है students को. यही इसका demerits है. Next is subjective category. That subjective year means that here the students छात्रों ने उनका आंसर सप्लाई करते हैं. एंड वो सब्जेक्टिव इसीलिए कहला जाता है कि उनका उत्तर का सब्जेक्टिव कैटेगरी में जो टाइप्स बनाया गया है वो किस बेसिस पे बनाया गया है कि उनका उत्तर का ये
गात्र कितना है, like the type of how they answer the question. In one word they answer, yeah, in one sentence they answer, yeah, in one paragraph they answer, yeah, in 2 pages, yeah, 2-3 pages, like that. That the quantity of that answer decides the types of subjective category. And subjective में 5 types है, वो है सरल प्रश्न है, कंप्लीशन टाइप परिपूर्ति प्रश्न है, और लघु आंसर प्रश्न है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है. Like you can see here, based on the उत्तर only these things have been decided. And finally the problem solving and conversion type. So I have given one examples in all the questions. That simple question में कुछ नहीं है, like multiple choice objective में हम एक वर्ड पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, उसी तरीके से the answer should be in one word or phrases or at the most in sentence, 1 sentence or 2 sentences में होना चाहिए. उसी तरह का प्रश्न को हम सिंपल क्वेश्चंस बोलते हैं. लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो ऑप्शंस देंगे तो वो मल्टीपल चॉइस हो जाएगा. अगर विदाउट ऑप्शंस हम पूछेंगे तो वो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा. they have to, वो छात्र, that student has to give the answer. And like knowledge of specific facts or specific terminology या specific author का नाम या specific theme और specific ये वो सब एक word में 1 word answer जो कहते हैं वो इस simple question में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लाइक at the most 1 sentence में होना चाहिए, that answer should be, ऐसे हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. लाइक you can see, we can ask the meaning of a given phrase, and we can ask antonyms of the words, and we can ask synonyms of the words, and we can ask name of the author of the book, particular book, like that we can ask. सिंपल क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं, दैट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं, ऑथर नाम, उनका नाम के बारे में पूछ सकते हैं, या किसी भी जर्नल का थीम के बारे में डेफिनेशन, मीनिंग, वो सब इसमें सिंपल क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं. एंड यार कंप्लीशन टाइप में ये एक स्टेटमेंट होगा, वो इम्पोर्टेंट कंटेंट एरिया को निकाल के इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बना के हमको देना पड़ता है, एंड स्टूडेंट्स को रिकॉल करके उस सेंटेंस को पूर्ण करना पड़ता है. सो दिस इज कंप्लीशन टाइप. इट इज लाइक फिल इन द ब्लैंक, दैट वी ऑल नो that this kind it will come, its format will be like this: instruction, then the stem, that stem means incomplete sentence, then we have to ask for the answer. Like this it will come. And one example from the Marathi. This is incomplete sentence, they have to give the answer for the completion of the particular sentence, like this. And then next type is short answer. Here in this type the response is very brief, and it is often referred to as paragraph question. वो यहाँ तो या पैराग्राफ लिखने का वो स्किल कैसा है स्टूडेंट्स का, वो हम जांच कर सकते हैं. यहाँ क्या क्या हम पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स का जांच कर सकते हैं, और सपोर्टिंग आइडियाज क्या क्या मालूम है उनको, वो मालूम है कि नहीं, वो जांच करने के लिए ये टाइप ऑफ ये यूज कर सकते हैं. यहाँ स्टूडेंट्स विल गिव द इंफॉर्मेशन वेरी फ्रीली, and he will choose, he will understand the information and give the information as per his understanding. And कैसे वो ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे वो ब्रीफली प्रेजेंट करता है, वो जांच करने के लिए ये शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर हम यूज कर सकते हैं. लाइक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट दैट वर्ड लिमिटेशन शुड बी गिवन व्हाइल गिविंग द क्वेश्चन. जब इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कितना वर्ड्स में लिखना है या कितना सेंटेंसेस में लिखना है वो पर्टिकुलर चीज को, वो हम क्लियरली देना पड़ेगा. एंड हियर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स. That write the main here I asked where write the main types of devotional songs in Marathi. I think Marathi we have that Bhojang and that what
what say bhajans is there and varieties of devotional songs आते हैं, उसमें उनका एक एक टाइप का पर्पस क्या है स्पेसिफिकली पूछना चाहिए। ये नहीं कि write a short notes on devotional songs mean anything they can write। हम क्या उद्देश्य से हम दे रहे हैं उस स्पेसिफिक टर्म्स को क्वेश्चंस में लेके आना है, उनको बताना है व्हाट स्पेसिफिकली दे हाउ टू राइट। एंड अगर हम किसी कैरेक्टर के बारे में पूछना चाहेंगे तो उस कैरेक्टर का नाम देख के उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऐसे पूछना है। एंड वी कैन नॉट सिंपली राइट दैट यू राइट नोट ऑन हिम लाइक दैट ऑथर का नाम देख के ऐसे हम अवॉइड करना है। वो सब स्पेसिफिकली व्हाट यू वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट वो स्पेसिफिक थिंग को मेंशन करके इंस्ट्रक्शन में पूछना चाहिए, तब भी वो असेसमेंट भी स्पेसिफिक होगा एंड मोर ऑब्जेक्टिव होगा। एंड लॉन्ग आंसर में तो यहाँ तो नरेशन स्किल एंड एक्सप्रेसिंग व्यूज कैसा है स्टूडेंट्स का, थीम राइटिंग कैसा है, उनका कंपैरिजन एनालिसिस एंड सिंथेसिस स्किल्स कैसा है, एंड आइडिया ऑफ इंफरेंस कैसा है, एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने का वो कैसा है, स्किल्स कैसा है, वो सब जांचने के लिए ऐसे टाइप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आइटम। इसमें आंसर का ये 200 and above words में रहना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द आंसर दैट वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन द आंसर शुड वी हैव टू गिव द नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ तो 200 वर्ड्स में लिखना है एक तमिल का लिटरेचर के बारे में। एंड दे हैव टू हियर व्हाइल राइटिंग आंसर फॉर लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर we should not write that जब आइटम राइटर के तरफ से क्लूज देना चाहिए या मेन पॉइंट्स देना चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट से वो क्लियरली मेंशन करना है, दैट इज कॉल्ड क्लूज। वो क्यूज देना है लाइक 4 or 5 पॉइंट्स में देने से काफी होगा। That whether that points have been covered in that particular answer, that examiner has to check and give the marks. So it will also थोड़ा सा objective रहेगा तब हम cues और rubrics देंगे तो। And one example I have given that write an essay on the development of a short story as a genre in Marathi. Marathi language में शॉर्ट स्टोरी का डेवलपमेंट जर्नर के द्वारा में कैसे वो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में 300 वर्ड्स में लिखने के लिए एसे लिखने के लिए कहा है। उसमें हम क्यूज दिए हैं कि कैसे 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ, फर्स्ट पब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरी क्या है, उनका राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के बारे में, या गोल्डन एरा ऑफ शॉर्ट स्टोरी कब निकला था, वो सब के बारे में यहाँ आंसर क्यूज देना है। अगर वो पर्टिकुलर आंसर जो छात्र ने लिखा है लिखा हुआ आंसर ये सब पॉइंट्स को कवर करेंगे तो आई थिंक इट इज अप टू द एग्जामिनर टू गिव द मार्क्स, फुल मार्क्स और व्हाटएवर यू द मार्क्स ही हैज डिसाइडेड, निर्णय लिया है वो मार्क्स दे सकते हैं। सो इट इज आल्सो द क्यूज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। So we have to give the cues. And next question item is problem solving and conversion. इसमें problem solving means in science and mathematical categories में हम particular formula देके इसको solve कीजिए ऐसा हम दे सकते हैं problem solve. But in language and literature, how can use this problem solving question? वो एक ये हो जाता है, it is very difficult to construct problem solving question. We have to think more and we give some creative skills from the, we have to get the creative skills from the students. Like for language, in the language classes, we can ask like application of language, how the whatever learned in the classroom, whether how they are applying in the real life situation, that kind of thing we can ask. And also some of the problem solving and conversion type का some of the examples
in Marathi also and in English also I have given. You can see एक प्रॉब्लम को देना है and the student has to solve the problem, that is problem solving. And one example is that इसमें क्या क्या examples आएंगे, like हम संधि that types of संधि वो सब है, वो sentences words combination या letter का combinations कैसा होगा, वो rules हम classroom में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो रूल्स का एप्लीकेशन दूसरा एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है उस तरीके से हम पूछेंगे तो वो एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा. या एक एम्बिगुअस सेंटेंस देके दिस सेंटेंस कन्वेज टू टाइप्स ऑफ मीनिंग, व्हाट आर ऑल दोस मीनिंग, दैट उस तरीके से पूछ सकते हैं. एंड एक इवेंट्स देके उस इवेंट्स का रिलेशनशिप का ये पूछ सकते हैं, लाइक इन exam that NET exam, and we like A B ये है this distance, like that some information देके वो A का relationship क्या है with B, like that we are asking, no, such kind of questions so यहाँ पूछ सकते हैं. And one example, this is I have given in Marathi, that we can ask the riddles to the student and ask them to write the answer, solve that riddle. So whatever the riddles we taught in the classroom, if we ask that directly, then it will go under the direct that short answer में चले जाएगा. जब आप riddle को classroom में पढ़ाने के बाद so दूसरा riddles जो उनको जानकारी नहीं होगा उस तरीके से दूसरा riddles देके उनको आंसर, ये depending on the information given, if they are able to give the answer or not, to check that we can give the different create करके हम दे सकते हैं इसको, वो भी problem solving में आ जाता है. And also some of the unknown words that whatever not taught in the classroom, but उस तरह का technical terms को वो संधि rules के अनुसार split कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो जांच करने के लिए स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं, वो संरचना को टेस्ट कर सकते हैं. and also we can ask some other examples on sandhi vidhi deke, that is I have given in Marathi, but I don't know how to read that PPT will be sent to you, that you can go through this and you can see type is given, they have to give the examples like that. In that way also we can give the example. And also another kind of example that that is for problem solving, that whatever I told now, that riddles or something is to be given, or we can give some rules of the poem, and according to the rules ask them to write a new kind of poem, that whatever they learned rules, by applying that rules we can ask them to write a poem, small poems depending on their levels. So इसी तरह का संरचना करने का ये कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है. एंड ये कन्वर्शन जो है, एक पीस ऑफ लिटरेचर को हम देंगे, उस पीस ऑफ लिटरेचर को या पीस ऑफ डिस्कोर्स को हमको कौन सा फॉर्म में चाहिए उनको ये करना है. लाइक प्रिसाइज राइटिंग इज वन ऑफ द कन्वर्शन टाइप. लाइक पूरा पैराग्राफ पूरा इंफॉर्मेशन देने के बाद उसमें सारांश ब्रीफली लिखने के लिए कहना है, दैट उस इम्पोर्टेंट चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद वो प्रिसाइजली कैसे लिखते हैं छात्र ने, वो जांच करने के लिए इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. ये कन्वर्शन टाइप का है. एंड द सेम इंफॉर्मेशन, द पोएम, स्मॉल पोएम्स कैन बी गिवन and ask them to write the content in the discourse form. वो writings में theme सब कुछ whatever describe करने का करने के लिए बोल सकते हैं हम. small poem देके ये भी एक तरह का conversion हो गया. And also we can give the dialogues like this and ask them to write in the report form. So language means बहुत तरीके हैं, like letter writing है, report writing है, and that poem writing, so everything, discourse writing, वो सब है. so एक फॉर्म में देख के दूसरे फॉर्म में हम बनाने के लिए कह सकते हैं. and translation also will come under the conversion type, that one language में देख के another language में हम प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं. like
मराठी लैंग्वेज लर्नर है तो मराठी इंग्लिश में देख के मराठी में लिखने के लिए बोल सकते हैं। लाइक सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए जो मराठी अभी सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं उनको इंग्लिश पैराग्राफ देके ये मराठी में इस पैराग्राफ को लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए, ऐसे कह सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग विल comes under conversion type, and this all about the 10 types of subjective and objective types. तो subjective type का अगर हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे तो बहुत सारा है। लाइक इट हायर ऑर्डर एबिलिटीज को जांच करने के लिए बहुत उपयुक्त कैटेगरी है। इसमें पहला 3 प्रश्न ओनली इट विल अप टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ही जांच कर सकते हैं, लाइक सिंपल क्वेश्चन, कंप्लीशन टाइप एंड शॉर्ट आंसर, even yeah, simple question, completion type, and also that problem solving. Only this creative skills तरह ये जांच कर सकते हैं। But yeah, that short answer and long answer both we can use for higher order abilities also to check the like analysis, synthesis, evaluation या comparison, contrast, compare करना, contrast करने का skill क्षमता को हम जांच कर सकते हैं by using। And यहाँ ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा नहीं होगा, इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, ओनली इन 2-3 आइटम्स ओनली इट इज ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगा, इसका यही डीमेरिट्स है वो। एंड जांच करने का मूल्यांकन करने के लिए बहुत समय लगेगा, एंड इट इज डिपेंड्स ऑन द इवैल्यूएटर दैट हाउ मच मार्क्स ही विल गिव डिपेंडिंग ऑन हिज मूड, दैट इज डिपेंड्स ऑन हिम। सो यहाँ ऑब्जेक्टिवली स्कोर नहीं कर सकते, ओनली नॉट मोर ऑब्जेक्टिव, इट इज मोर सब्जेक्टिव। एंड principles of I already discussed in the while explaining that how to write a question item, that we can go through it fastly. That item must measure an important learning item. Like while constructing a question item, we should keep in mind important content area of a learning outcome. So जो objective में decide किया गया है वो objectives का educational objectives का वो कंटेंट एरिया से ही देना है, जो उस लेवल में क्या उनको ऑब्जेक्टिव से, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू सेलेक्ट द कंटेंट एरिया। एंड वन समस्या, एक प्रश्न अगर लिखेंगे तो एक समस्या जरूर रहना चाहिए, एंड इंस्ट्रक्शंस निर्देशन बहुत क्लियरली देना चाहिए। एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ये प्रश्न लिखने के लिए, वो लैंग्वेज सिंपल रहना, सरल रहना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हो, उस तरह का लैंग्वेज यूज करना है। एंड ऑल्टरनेटिव्स को लिखने वक्त बहुत कॉशियसली लिखना पड़ेगा, जो वी हैव टू क्लूज सब अवॉइड करके एंड सब कुछ ये करके लिखना पड़ेगा। एंड व्हाइल गिविंग सब्जेक्टिव टाइप writing, all try to avoid all of the above, none of the above, like that we cannot use that phrase in the objective type question, क्योंकि जब एक पता चल गया तो ये none of the above अगर देंगे तो ये पहला ये रीड करके उनको एक ऑप्शन वो राइट है कि पता चल गया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। सो इसको अवॉइड करना है। अगर गुड क्वेश्चन है तो नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव को यूज करना, अवॉइड करना है। द आइटम मस्ट इंडिपेंडेंट, वो तो टेस्ट अरेंज करने वक्त हमको इंडिपेंडेंटली अरेंज करना है, वो उनका आंसर दूसरा क्वेश्चन से ओवरलैप होना नहीं चाहिए। अब पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस यूज नहीं करना, लाइक ए बी करके आंसर्स को देना, ऐसा यूज नहीं करना है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में हम रैंडमली देना चाहिए। और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर लिखने के वक्त simply we cannot say that you using briefly you write on that particular topic, short notes on, ऐसे हम लिखने का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो भी वो दूसरे क्लास में स्मॉल क्लासेस में उनको पता होगा वो सब लिख के वो एस्केप हो जाएगा। जो हम चाह रहे हैं आंसर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आंसर्स नहीं आएगा अगर हमने ऐसे ब्रीफली यू राइट ऑन शॉर्ट नोट्स ऑन लाइक दैट, ऑल दैट यू नो, ऐसे
नहीं देना चाहिए क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत कठिन होगा इस तरह का क्वेश्चन से. एंड ऑल्सो that students will write whatever you know about. You will not go into particular specific things को नहीं लिखेगा. So we have to ask specificity should be there and specific questions वो क्या क्या चाहिए हमको आंसर में वो मेंशन करना चाहिए इंस्ट्रक्शन में क्लियरली. ये सब होगा. That is, thank you very much for patience hearing. I don't know how So Shakuntala madam, thank you so much for giving such a nice presentation, and I was all my ears. One thing I want to say to the participants, Dr. Shakuntala, she is an integral part of the National Testing Service India, and she is basically a Tamil speaker, knows Kannada. But for you people, like she knows Hindi as well, for you people, she prepared she like gave her presentation entirely in Hindi as much as was possible. And it is not so easy, you know, it's not so easy to give your lecture in some different language in which you don't daily communicate. So Shakuntala madam, thank you so much. And now that I would like to invite the questions from the participants. Whoever has the question, please raise your hand through Google Meet. If you have any question, there are some questions which are, please raise your hand first rather than directly asking directly. Please raise your hand first. You see there's an icon, there's a symbol given raise hand. After the camera symbol, there's a symbol raise hand. You raise your hand with the help of that symbol, so that we can invite you one by one to ask question. Sujata madam, are you hearing me? Yes sir. Can you please now take the question from the audience one by one? Yeah, sure. Probably like if somebody asking the Marathi. No, not Shakuntala madam. I'm talking to Sujata madam. Oh, okay. Sujata madam. Hi, yes sir. If somebody asks question in the Marathi, can you please like translate it back to Hindi to Shakuntala madam, and then you can be a medium. Please coordinate. Please please pass the question. Like facilitate the communication between the speaker as well as and the audience. So, but I don't see any hand raised so far. मुझे कोई अभी हाथ उठा हुआ नहीं दिख रहा है. So, मेरे ख्याल से काफी समय से पार्टिसिपेंट बैठे भी हैं. और so many thanks have come, madam. You can read the comments on your own. और चांदले मार्गदर्शन धन्यवाद, madam. I think there is no question. Okay, sir. I have given PPT to that. PPT will be shared with them. All people, see, you people don't need to ask for PPT separately. Everything will be shared with you in a single folder, so that you never miss them. You never misplace them. All PPTs as well as all lectures. As soon as the program ends, everything will be shared with you. So don't need to worry about that. So, okay. So if there are no questions, so I would like to make a small announcement that the next session will start at 4:10, right? And this session will be jointly conducted by our academic team as well as technical team. So both people will sit together and will brief you about the IFC procedure and then how to input the question item in our server. And also probably this is the second last meeting which I am having with you, because after that all the tasks will be on to you